So good evening all. Today we are going to start process models from software engineering. ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा? तो अभी तक हमने सीखा कि सॉफ्टवेयर यानी क्या? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, राइट? फिर हमने सीखा SDLC. क्या लॉन्ग फॉर्म था SDLC का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म था। उसमें पहली फेज थी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, दूसरी फेज थी प्लानिंग, तीसरी फेज थी मॉडलिंग, चौथी फेज थी कोडिंग एंड टेस्टिंग और पांचवा था डिप्लॉयमेंट। ये हम 2 दिन से सीखते आ रहे। अब हम सीखेंगे सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 10-15 टाइप के प्रोसेस मॉडल्स है। तो उसमें से वो जो 10-15 टाइप के प्रोसेस मॉडल है, उसमें से हम ये जो है ना प्रोसेस मॉडल, पर्सपेक्टिव प्रोसेस मॉडल, ये दिखने वाले हैं। टोटल इसी यूनिट में वो 10-15 टाइप है पूरे। ठीक है, तो उसमें से परस्क्रिप्टिव बोलते हैं, कहीं कहीं परसेप्टिव लिखा है, अलग अलग है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। सो दिस प्रोसेस मॉडल्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। उसमें से सबसे पहला सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है, सॉफ्टवेयर बनाने का सबसे इजीएस्ट प्रोसेस मॉडल हम मानेंगे जिसको, वो है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल, ये वाटरफॉल मॉडल है। वाटरफॉल मॉडल में सॉफ्टवेयर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। पहली फेज होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसके, एज ए डेवलपर हम किसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे? हम पूरे 27 लोग जो ऑनलाइन है ना, वो डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले हैं। तो हम लोग किसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे एज ए डेवलपर? कस्टमर के साथ। और कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन किस चीज के लिए करेंगे? इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज का डिस्कशन करने के लिए करेंगे कि जो अभी मूवी चल रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे, मल्टीप्लेक्स में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या डिस्कशन करेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में। हाँ, तो सॉफ्टवेयर का क्या गैदर करेंगे कम्युनिकेशन करके? इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन। यस, वेरी गुड। तो वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहली स्टेप आपको लेना पड़ता है कम्युनिकेशन। आपको यहाँ प्रोजेक्ट का इनिशिएट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को कस्टमर से मिलना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है कि उनको प्रोजेक्ट में क्या चाहिए। इस चीज को रिक्वायरमेंट गैदरिंग बोला जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपके कॉलेज के लिए मुझे ऑनलाइन एडमिशन की, अभी आपके कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन होती क्या? नो सर। नो। ऐसा कुछ वेबसाइट है क्या जहां गए, ऑनलाइन फीस भर दिए, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भर दिए, स्कॉलरशिप भी उसी में, ऐसा कुछ है क्या कॉमन प्लेटफॉर्म? ऑनलाइन एग्जाम फीस। ओके, फीस है। पूरा एडमिशन का प्रोसेस मैन्युअली करना पड़ता होगा ना फिर भी? यस हाँ कॉलेज में जाओ, डॉक्यूमेंट्स दो, ऐसा कुछ है क्या कि डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दिए, सबमिट किए, फीस दे दी, हो गया? नो सर, फिजिकली जाना। हाँ, लेकिन जमाना बदल रहा है, ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, तो फिर ये कैसा करेंगे हम? तो इसके लिए फिर मुझे कॉलेज, अब हम डेवलपर है तो मुझे एज अ कम्युनिकेशन क्या करना पड़ेगा? मैं अगर डेवलपर हूँ तो मुझे आपके कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब एडमिशन प्रोसीजर जनरली हैंडल करता है क्लर्क, आपका ऑफिस डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उनको पूछना पड़ेगा कि आपके एडमिशन फॉर्म पे क्या क्या चीजें आती है। तो वो बोलेंगे सर हमारे एडमिशन फॉर्म पे क्या क्या चीजें आती है लिख लो आप। ठीक है, हमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम चाहिए, हमें स्टूडेंट का मिडिल नेम चाहिए, हमें स्टूडेंट का लास्ट नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कास्ट की सब कैटेगरी, उसके बाद में सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना, वो कौन से ईयर, कौन से सेमेस्टर में है, सेमेस्टर का नंबर, उसके बाद में और भी चीजें। तो ये चीजें आप आपके मन से एडमिशन फॉर्म बना लोगे कि आप उनको पूछोगे? क्लर्क को पूछेंगे ना। यस सर। कि एडमिशन फॉर्म बना के देना है तो आप बताइए आपके एडमिशन फॉर्म पे मैं क्या क्या चीजें डालूं, फोटो लूं क्या, फोटो चाहिए क्या आपको स्टूडेंट का? ठीक है, ये सब।
फिर आपको ये भी पूछना पड़ेगा जनरली कितने स्टूडेंट रहते हैं, क्यों? क्योंकि जितने स्टूडेंट डेटाबेस उतना बड़ा नहीं बनाना पड़ेगा क्या, नंबर ऑफ रोज। Yes. तो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछने पड़ेंगे, कौन सी चीजें चाहिए वो पूछनी पड़ेंगी, फोटो पूछना पड़ेगा, ऑनलाइन फीस किस अकाउंट में चाहिए वो अकाउंट नंबर पूछने पड़ेंगे, ये सब चीजें। तो ये सब चीजें पूछ के आना, इसको क्या बोला जाता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये तो सिंपल है एडमिशन के मॉड्यूल में। टीचर के सैलरी के मॉड्यूल में देखो कितना डिफिकल्ट रहेगा। टीचर के सैलरी का मॉड्यूल, उसमें अपने को पूछना पड़ेगा कि 30 डेज में कितने हॉलीडे टीचर को मंजूर है, कितनी छुट्टियां टीचर ले सकता है। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। मैं मेरे केस में आपको बताऊं ना, तो मैं साल भर में 12 छुट्टियां ले सकता हूँ। साल भर में कितनी छुट्टियां? 12। लेकिन एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 3। मुझे 12 महीने में टोटल छुट्टियां कितनी अलाउड है? 12। लेकिन मान के चलो मैंने जनवरी में छुट्टी नहीं ली, फरवरी में नहीं ली, और मार्च में एक साथ 3 ले लिया, जनवरी की भी, फरवरी की भी, मार्च की, तो चलता। लेकिन मैं एक साथ कितने नहीं ले सकता? 4। थ्रू आउट द ईयर कितना? 12। लेकिन 12 में से ज्यादा एक महीने में कितना? 3। ये रूल है। एक महीने में 3 मतलब 12 महीने में 36 नहीं ले सकता मैं। दोनों रूल है, टोटल एडिशन साल भर की 12 के ऊपर ना जाए और एक महीने की 3 के ऊपर ना जाए। अगर मैंने जनवरी में 3 लिया, फरवरी में 3 लिया, मार्च में 3 लिया, अप्रैल में 3 लिया, तो मेरे 12 छुट्टियां 4 महीने में ही खत्म। अगले 8 महीने में मैं छुट्टियां नहीं ले सकता। ऐसा ये सब रूल्स है, ठीक है। सो अब ऐसा, तो ये मुझे बताइए, ये रूल कंपनी टू कंपनी वैरी होते होंगे ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 छुट्टियां देते हैं, मेरे स्कूल को 12 है। गवर्नमेंट ऑफिसेस में ये 8:3 का रेशो रहता है। तो मुझे ये बोलना है कि हर कंपनी में ये रूल स्टैंडर्ड है कि बदलता है? बदलता है ना। तो ये आपको एज ए डेवलपर ऑटोमेटिक पता चलेगा कि पूछना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। तो ये है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में ऐसी चीजें पूछनी पड़ती है, ठीक है। अब आपको ये पूछना पड़ेगा कि हर एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, क्योंकि मेरे स्कूल में 100 एम्प्लॉय है, तो 100 लोगों की सबकी सैलरी अलग अलग है। ओके। हैप्पी टू से कि मैं उसमें सबसे हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हूँ यवतमाल में फिलहाल में, ठीक है। 100 लोगों की सैलरी, सब लोगों की अलग अलग सैलरी है, ठीक है। 20,000 से लेके बहुत आगे तक सैलरी है। तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर पूछना पड़ेगा, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय अलग। अब अगर 4 दिन छुट्टी ले लिए मैंने एक महीने में, तो एक दिन का पेमेंट कटेगा मेरा, तो वो कितना कटना चाहिए? बराबर है। तो मतलब अगर मुझे टीचर के सैलरी का मॉड्यूल बनाना है, कितनी छुट्टियां ली, कितने दिन आए, कितने दिन अब्सेंट है, कितनी सैलरी कैलकुलेट करूं, तो ये मैं मेरे मन से नहीं कर सकता। मुझे ये चीजें पूछनी पड़ेंगी ना कस्टमर को। Yes. तब जाके मैं फार्मूला फिट कर पाऊंगा, तब जाके मैं मेरा सॉफ्टवेयर बना पाऊंगा, डेटाबेस बना पाऊंगा। तो ये जो चीजें हम पूछते हैं ना, उस चीज को क्या बोला जाता होगा? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो आप मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कम्युनिकेशन किसके साथ करेंगे? कस्टमर के साथ। कम्युनिकेशन करते वक्त प्रोग्राम को इनिशिएट करेंगे, प्रोग्राम का श्री गणेशा करेंगे, शुरुआत कर देंगे। और कस्टमर को क्या क्या चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको देखो, रोज रोज नया नॉलेज मिलेगा आपको। आप बोलोगे वही सिखा रहे ना सर आप, नहीं, अब न्यू है। अब कम्युनिकेशन हो गया, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर लिया, तो आपने कहीं ना कहीं डायरी में ही नोट करके रखा होगा ना? Yes. की तेव्हाच टाइपरायटर घेऊन गेले एकदम सोबत? नाही. हा. आता जेव्हा तुम्ही डायरी मध्ये ते लिहिता ना, ते झालं की त्याचा एक फॉर्मॅटेड रिपोर्ट बनवावा लागतो, त्याला SRS म्हणतात. काय म्हणतात? SRS. SRS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। मैंने मेरे स्कूल, मैं मेरे हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय मेरे स्कूल में होने के पीछे मेरे रीजंस ऐसे है कि मैं टीचिंग के अलावा बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि एक ऐसा, मतलब मैं मेरे स्कूल के लिए
जो सॉफ्टवेयर आपने उस दिन देखा ईआरपी का वगैरह, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी मेरा मतलब आई यूज टू वर्क। ठीक है, तो मैंने कुछ एसआरएस बनाया था मेरे स्कूल के लिए, मैं दिखाता हूँ एसआरएस कैसा रहता है। तो मैं ये सब चीजें करते रहता हूँ। मैंने मेरे स्कूल के लिए एसआरएस बनाया था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है, कब बनाया था मैंने ये बताओ आपको? 2015 की बात है। कब है? 2000 तो बनाते रहता हूँ। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एग्जांपल 2015 का एसआरएस कैसा रहता है देखिए। इसमें ये फॉन्ट विजिबल है क्लियरली? यस सर। तो ये एसआरएस मैंने बनाया था, मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी। तो ये देखिए मैंने बनाया हुआ एसआरएस। ये सॉफ्टवेयर का नाम है ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है सॉफ्टवेयर का नाम? एक मिनट रुकिए प्लीज। ओके सॉरी। सो ये मुझे मेरे स्कूल में 23 ब्रांचेस है, 23। तो उस 23 ब्रांचेस में अब हर ब्रांच में 100 टीचर है, तो कुछ ब्रांच में कम भी होंगे। 1800 से 2000 टीचर है। हर टीचर का सब्जेक्ट अलग है, उस हिसाब से उनको ट्रेनिंग अलग अलग लगता। तो ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाना था हमें। तो उसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक एसआरएस मैंने बनाया। तो इससे आपको लाइव एग्जांपल मिल जाएगा, कि किस तरह से एसआरएस बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एसआरएस में इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन, तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कि ये एक ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, टीएमएस। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब ये ऑनलाइन चलेगा। ट्रेनिंग ऑनलाइन नहीं चलेगा, ट्रेनिंग का डेटा कलेक्शन ऑनलाइन चलेगा। ट्रेनिंग नहीं ऑनलाइन चलेगा, ट्रेनिंग का डेटा ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा है कि कस्टमर बोल रहा है कि ट्रेनिंग 2 टाइप्स के रहेंगे। अब मुझे तो ख्वाब नहीं आया होगा ना, मेरे मैनेजमेंट से पूछा होगा मैंने। तो मैनेजमेंट का कहना है, मतलब मेरे कस्टमर का कहना है कि ट्रेनिंग कितने टाइप के रहेंगे? 2 टाइप। 2 टाइप के। कौन से 2 टाइप के ट्रेनिंग? मैंडेटरी एंड नीड बेस्ड। मैंडेटरी ट्रेनिंग यानी क्या, कि जो हर किसी को करना है, करावेच लागतील, इच्छा असो किंवा नसो, हे झाले मॅनेडेटरी ट्रेनिंग, कंपल्सरी ट्रेनिंग। और कुछ ट्रेनिंग होते हैं जो नीड बेस होते हैं। नीड बेस मतलब ये सबके लिए कंपल्सरी नहीं होते, पर्सन टू पर्सन हर किसी की ट्रेनिंग। जैसे मुझे अगर लगता है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी रिक्वायरमेंट भेजूंगा मैडम मतलब मैनेजमेंट को कि प्लीज अरेंज अ कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग फॉर मी। तो वो हो गया नीड बेस्ड ट्रेनिंग। तो ये 2 टाइप के ट्रेनिंग रहेंगे। ट्रेनिंग के 2 तरीके रहेंगे। कौन से 2 तरीके? फेस टू फेस एंड ऑनलाइन। यस, फेस टू फेस और ऑनलाइन। अब मेरा सॉफ्टवेयर हैंडल करने वाले यूजर्स कौन कौन रहेंगे? सबसे बड़ा यूजर रहेगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या क्या रोल परफॉर्म कर पाएगा मेरा सॉफ्टवेयर यूज करके? तो वो हर मॉड्यूल को ऍसेस कर पाएगा। मॅनेजमेंट कशाला ऍसेस करू शकेल? सगळ्याच गोष्टीला। ट्रेनिंगची अटेंडन्स, कोणी कोणी ट्रेनिंगचा फॉर्म भरला, कोण कोण ट्रेनिंगला पोहोचलं, ठीक आहे, मॅनेजमेंटला सगळंच दिसेल A to Z, बरोबर आहे.
इव्हन त्या ट्रेनिंगचं बजेट किती आहे हे पण मॅनेजमेंटला दिसेल. आणि मॅनेजमेंटला 2 बटन येईल, अप्रूव्ह आणि रिजेक्ट. ते ट्रेनिंगचं बजेट जर मॅनेजमेंटला वाटलं की सगळं व्यवस्थित आहे तर मॅनेजमेंट अप्रूव्ह करेल, बजेट अप्रूव्ह बटनवर क्लिक करेल. आता काय होते माहित आहे का, सध्या काय होतं, म्हणजे हे 2014 मध्ये काय होतं ते सांगतो. एखाद्या ट्रेनिंगला 50 जण शॉर्टलिस्ट झाले असेल 1800 पैकी, तर त्या 50 जणांची एक लिस्ट बनवायचो आम्ही एक्सेल मध्ये आणि मॅनेजमेंटला पाठवायचो की हे 50 लोक ट्रेनिंग घेणार आहे बा, आणि याचा एवढा खर्च आहे. या 50 लोकांना येण्या जाण्याचे कारचे पैसे एवढे, हॉटेलचे पैसे एवढे, जेवणाचे एवढे, ट्रेनिंगच्या किटचे एवढे, 1 लाख रुपये बजेट. मग मॅनेजमेंट बोलवायचं ज्याने ती बजेट पाठवलं त्याला मीटिंगसाठी नागपूरला, की या बजेटमध्ये काही कमी नाही होऊ शकत का, 1 लाखाचं 90,000 नाही होणार का, कुठे कॉस्ट कटिंग करू शकतो का. मग अप्रूव्ड व्हायचं. ही मॅन्युअल प्रोसेस झाली ना, हो की नाही. हा, 2015 पासून कसं होते सांगतो. आम्ही एक नोटिफिकेशन जनरेट करतो या सॉफ्टवेअर मधून की या तारखेला या टॉपिकवर ट्रेनिंग आहे. ते नोटिफिकेशन पूर्ण 1800 टीचरला जाते. मग 1800 टीचर पैकी ते ट्रेनिंग ज्याला आवश्यक आहे तो फॉर्म भरतो. ते ऑटोमॅटिक आम्हाला माहित पडते की एवढ्या 100 लोकांनी हो म्हटलं. मग आम्ही पाहतो त्या 100 पैकी कोणत्या 50ला 60ला आवश्यक आहे त्यांचं ऍक्सेप्ट करतो, बाकीच्यांचं रिजेक्ट करतो. त्या बेसिसवर आम्ही बजेट अपलोड करतो. ते मॅनेजमेंटला फोन करूनही नाही सांगावं लागत बजेट अपलोड केलं म्हणून. बजेट अपलोड केल्याबरोबर मॅनेजमेंटला नोटिफिकेशन जाते व्हॉट्सअप सारखं टुकटुक. त्यांना दिसते की अरे 60 लोकांचं अतुल सरांनी एवढं बजेट टाकलाय. त्याला 2 बटन येते, अप्रूव्ह आणि रिजेक्ट. अप्रूव्ह केलं तर मला त्यांना फोन करून नाही सांगावं लागत अतुल सर बजेट अप्रूव्ह झालं, ट्रेनिंग कंडक्ट करा म्हणून. मला डायरेक्ट नोटिफिकेशन येते बजेट इज अप्रूव्ड. रिजेक्ट आलं तर मला जर मॅनेजमेंटला रिजेक्ट करायचं असेल तर खाली एक सजेशन बॉक्स येतो. त्या सजेशन बॉक्स मध्ये ते सांगतात की का बरं रिजेक्ट केलं, काय त्यांना इम्प्रूव्ह करून पाहिजे याच्यात. मग तसं चेंज करून मी रिसबमिट करू शकतो. म्हणजे ही सगळी प्रोसेस जी आतापर्यंत मॅन्युअल होत होती, ही कशी झाली आता ऑटोमॅटिक घर बसून मोबाईलवर करत आहे. सगळ्यांना टुकटुक नोटिफिकेशन चालले सगळं. तर मॅनेजमेंटचं काम आहे बजेट अप्रुव्हल आणि सगळा डेटा ऍक्सेस करणे. एचआर म्हणजे तुम्हाला एचआर चांगलं माहित असेल. एचआर म्हणजे ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर असतो. ट्रेनिंगचं पूर्ण कारभार याच्या हातात असतो. एचआरचा रोल आहे बजेट बनवणे, बजेट अपलोड करणे, मॅनेजमेंटनी अप्रूव्ड केलं का त्याच्यावर लक्ष ठेवणे, रिजेक्ट केलं तर काय रिमार्क देऊन रिजेक्ट केलं त्या हिशोबाने रिसबमिट करणे. हे काम कोणाचं, HR. हे जे डॉक्युमेंट तुम्हाला दिसत आहे ना, हे रिक्वायरमेंट गॅदरिंगचं आउटपुट आहे. काय कम्प्लीट झाल्यानंतर हे डॉक्युमेंट बनलं. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग जेव्हा मी संपवलं 5-6 दिवस मेहनत करून, त्याच्यानंतर हे डॉक्युमेंट बनवलं. या डॉक्युमेंटला SRS म्हणतात. लॉंग फॉर्म आहे सिस्टीम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. रिसोर्स सेंटर, नागपूरला आमच्या स्कूलमध्ये एक रिसोर्स सेंटर आहे. 10-12 लोकांचा ग्रुप आहे. मी पण त्या 10-12 लोकांमध्येच येतो, फक्त मी यवतमाळमध्ये बसतो. रिसोर्स सेंटर मध्ये मी कम्प्युटरला लीड करतो. हे रिसोर्स सेंटरचं काम आहे ट्रेनिंग बनवणे, ट्रेनिंगचे मॉड्यूल्स तयार करणे रिसोर्स सेंटरचं काम आहे. त्याचं बजेट बनवणे एचआरचं काम आहे आणि त्याला अप्रूव्ह करणे मॅनेजमेंटचं काम. प्रिन्सिपलचा रोल काय आहे. प्रिन्सिपलचा रोल आहे की माझ्या शाळेत 23 शाळेचे 23 प्रिन्सिपल आहे ना, तर यवतमाळ मधून हे ट्रेनिंग कोण अटेंड करेल, नागपूरमधून हे ट्रेनिंग कोण अटेंड करेल, ते त्या शाळेचे कोण ठरवेल, प्रिन्सिपल. यवतमाळच्या प्रिन्सिपलांना माहित है कि अरे अतुल सर से कम्युनिकेशन चांगलं नहीं तो चला अतुल सर को कम्युनिकेशन स्किल के ट्रेनिंग में भेजो. तो ये प्रिंसिपल और एम्प्लॉय की डिसीजन रहेंगी. तो मुझे ये लिखना पड़ता है. अब एज ए डेवलपर ये चीजें मुझे पहले से पता रही होंगी कि जब मैं कस्टमर से बात मैंने किया होगा तब मुझे पता चला होगा ये सब. कस्टमर से बात करने के बाद अब मुझे हर किसी के रोल डिटेल में बताना है. मैनेजमेंट को क्या क्या राइट्स रहेंगे. बजट अलोकेशन का राइट मैनेजमेंट का है. वो ट्रेनिंग को फाइनलाइज करना है, क्या बजट अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है, वो मैनेजमेंट के हाथ में है. एचआर का क्या काम है, बजट बनाना, बनाने के बाद बजट को अप्रूवल के लिए अपलोड करना, ट्रांसपोर्ट बोर्डिंग लॉजिंग के खर्चे का बजट डालना, अगर वो बजट रिजेक्ट होके आता है तो रिवाइज बजट भेजना. ये सब एचआर का काम है.
बजट भेजना एचआर का काम है, अप्रूव करना मैनेजमेंट का काम है। रिसोर्स सेंटर का काम क्या है? ट्रेनिंग बनाना, ट्रेनिंग के लिए कौन सी फैकल्टी आएंगी वो डिसाइड करना, ठीक है, वो फैकल्टी को कितने पैसे देना है वो डिसाइड करना, ट्रेनिंग के बाद फीडबैक लेना, ये सब रिसोर्स सेंटर का काम है। प्रिंसिपल का काम क्या है कि मेरे स्कूल से कौन कौन इस ट्रेनिंग को आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल ये भी बता सकता है कि मेरे स्कूल में टीचर्स को ये दिक्कत बहुत जा रही है, मेरे मैथ टीचर्स अच्छे नहीं है, तो मैथ के लिए एक सेपरेट ट्रेनिंग लो हम लोगों के लिए। तो प्रिंसिपल ऐसे ट्रेनिंग्स मांग भी सकता है, ठीक है। तो ये सब काम प्रिंसिपल का रहेगा। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग घेणारे लोक कोण कोण आहे? तर प्रिन्सिपल लोकांना, प्रिन्सिपल पण ह्युमन बिंगच आहे ना, त्यांनाही ट्रेनिंग लागत असेल। प्रिन्सिपलला जे ट्रेनिंग लागतात ना ते लीडरशिपचे ट्रेनिंग लागतात, हाऊ टू हँडल द स्कूल। सुपरवायझरला ट्रेनिंग लागतात, एचओडी ला वेगळे लागतात। या सगळ्यांना लागणारी ट्रेनिंगची कॅटेगरी सेम राहील की वेगळी वेगळी राहील? वेगळी। क्लास 3 ला, क्लास 4 ला यांना पण ट्रेनिंग द्यावं लागते। तुम्हाला सांगतो हे जे क्लास 3 क्लास 4 म्हणजे चपराशी, क्लीनर, यांना कोणतं ट्रेनिंग द्यावं लागते माहित आहे का? फायर एक्सटिंग्विशर्स कसं वापरायचं, बरोबर आहे ना। त्याच्यानंतर कोणी गेस्ट आले तर त्यांच्याशी प्रायमरी कसं बोलायचं, गुड मॉर्निंग वगैरे करायचं, असं ट्रेनिंग त्यांना द्यावं लागते। सिंपल सिंपल। बजेट दोन प्रकारचे असतात, प्रायमरी बजेट, एस्टिमेटेड बजेट, ऍक्च्युअल बजेट, असे बजेट्स असतात वेगवेगळे, ठीक आहे। बजेट मध्ये काय काय इन्क्लूड असते? टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्टेल फॅसिलिटी, पिकअप म्हणजे नागपूरमध्ये आलं तर कुठे पिकअप करायचं, कुठून तुम्ही उतरणार आहे बसमधून, कुठे घ्यायचं, बाहेरचा ट्रेनर असेल तर त्याला किती पैसे द्यायचे, हे सगळं सगळं सगळं। मग कंडक्शन ऑफ ट्रेनिंग मध्ये युजर कडून कोणता डेटा पाहिजे, सॉरी, तर ट्रेनिंगच्या मॉड्यूलचं नाव, ट्रेनिंगची डेट, व्हेन्यू, हे सगळं। इथे संपलं नाही। फीडबॅक, फीडबॅक मध्ये कसा रिपोर्ट पाहिजे, समरी रिपोर्ट पाहिजे, ग्राफिकल रिपोर्ट पाहिजे। ट्रेनिंग झाल्यानंतर शेवटी काय दिलं पाहिजे आपण ट्रेनरला? फीडबॅक, ई सर्टिफिकेट। आता हे इथं संपलं नाही अजून टीएमएस। आता थोडा फ्लो चार्टच्या फॉर्म मध्ये सगळ्यात पहिले माझं अप्लिकेशन स्टार्ट होईल। स्टार्ट झाल्यावर युजर काय करेल? लॉग इन। जर मी मॅनेज, युजर किती प्रकारचे आहे माझ्याकडे? 4। जर मी मॅनेजमेंटनी लॉग इन केलं तर मला बजेट अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट करता येईल, बरोबर आहे? जर मी एचआर नी लॉग इन केलं तर मला बजेट अप्रूव्ह किंवा रिजेक्ट नाही करता येईल, मला बजेट बनवण्याचा ऑप्शन असेल, अपलोड करायचं, बरोबर? जर मी आरसीच्या युजर नेम पासवर्डनी लॉग इन केलं तर मला ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनवता येतील, ट्रेनिंगचं नाव, ट्रेनिंगची डेट, ट्रेनिंग मधले सब टॉपिक्स हे। आणि मी प्रिन्सिपल असेल, मी प्रिन्सिपलनी लॉग इन केलं तर मला माझ्या ब्रँचची, मी ज्या ब्रँचचा प्रिन्सिपल आहे त्या ब्रँचच्या स्टाफला नॉमिनेट करता येईल की या लोकांना या ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे। म्हणजे चारही युजरला दिसणारा डेटा सारखा आहे की वेगवेगळे आहे? वेगवेगळं आहे। मग त्या हिशोबाने ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट बनेल, बजेट प्रिपेअर होईल। बजेट जर अप्रूव्ह झालं, बजेट जर ठीक आहे, बजेट रिजेक्ट झालं तर काय करायचं? रिव्हिजन ऑफ बजेट। बजेट अप्रुव्हल नो आलं तर बजेटला रिवाइज करून पाठवावं लागेल ना, कमी करून? आणि अप्रूव्ड जर झालं बजेट तर जे लोक ट्रेनिंगला यायला तयार होते त्यांना नोटिफिकेशन पाठवावं लागेल की ट्रेनिंग अप्रूव्ड झालंय, तुम्ही या तारखेला या, आहे ना? आता याच्यात म्हटलंय मेल टू प्रिन्सिपल, तर प्रिन्सिपलला तो एचआर मेल टाईप नाही करणार। प्रिन्सिपलला एचआर मेल टाईप म्हणजे प्रिन्सिपल एचआर ला मेल टाईप करेल की मेल ऑटो जनरेट झाला पाहिजे? ऑटो जनरेट झाला पाहिजे मेल की ट्रेनिंग सँक्शन, म्हणजे मॅन्युअल काही ठेवायचंच नाहीये। मग ट्रेनिंग कंडक्ट होईल, पैसे देऊ ट्रेनिंगचे, सर्टिफिकेट डिझाईन करू, सगळं सगळं एंड। आता तुम्हीच मला सांगा, एवढा डिटेल एसआरएस बघितल्यावर या प्लॅनिंग करणाऱ्याला सगळं रेडीमेड मिळणार की नाही की काय काय बनवायचं आहे? मग एक रिअल लाईफ एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही रिक्वायरमेंट गॅदरिंगचं,
2015 मध्ये केलं होतं मी. तो सिंपल आहे. सिंपल आहे. रिक्वायरमेंट गॅदरिंग मध्ये आपण कस्टमर सोबत कम्युनिकेशन करतो, काय काय रिक्वायरमेंट आहे त्या फायनलाइज करतो, आणि जसं मी आता एका सिस्टमॅटिक डॉक्युमेंट मध्ये लिहिलं तसं लिहितो. त्या डॉक्युमेंटला नाव काय राहील? डॉक्युमेंटला नाव काय राहील? SRS SRS, सिस्टीम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. आता हे डॉक्युमेंट मी कोणाला हँड ओव्हर करायचं? प्लॅनिंग वाल्याला. कारण मीच प्लॅनिंग नाही करणार, प्लॅनिंग करणारा एक्सपर्ट कोणी दुसरा असेल. प्लॅनिंग 4 गोष्टींचं करावं लागते. बजेटचं प्लॅनिंग, किती खर्च येईल, शेड्यूल टाइमचं प्लॅनिंग, कोणत्या कोणत्या रिस्क येऊ शकते त्याचं प्लॅनिंग, आणि रिसोर्सेसचं प्लॅनिंग. सो प्लॅनिंग म्हणजे सरळ सरळ एक किती वेळात काम होईल, किती बजेटमध्ये होईल, कोणते कोणते रिसोर्सेस लागतात, कोणत्या कोणत्या रिस्क येऊ शकतात, आल्या तर त्याला कसं इलिमिनेट करणार. दिस इज कॉल्ड प्लॅनिंग. प्लॅनिंग के बाद क्या करेंगे? मॉडलिंग. मॉडल 2 टाइप के होते हैं, एनालिसिस और डिजाइन. एनालिसिस मॉडल का फोकस रहता है कि हमें क्या चाहिए, व्हाट, कस्टमरला काय पाहिजे, व्हाट. आणि डिझाइन मॉडेलचं फोकस असते की जे पाहिजे ते बनवायचं कसं, हाउ. कस्टमर को क्या चाहिए, ये जिस डायग्राम में दिखाते हैं वो डायग्राम कौन से? एनालिसिस. एनालिसिस मॉडल्स का एम होता है टू शो व्हाट द कस्टमर वांट, और डिजाइन मॉडल का एम होता है टू शो कि जो कस्टमर को चाहिए वो कैसे बनाएंगे, हाउ टू डिजाइन दैट. ठीक है. अब जब मॉडल्स बन जाएंगे तब हमने कोडिंग करना चाहिए. कोडिंग यानी प्रोग्राम्स लिखने चाहिए. फिर प्रोग्राम्स लिखने के बाद उन प्रोग्राम को क्या करके देखना चाहिए? टेस्ट. हर मॉड्यूल को सेपरेट चेक करना यानी यूनिट टेस्ट. वेरी गुड. पूरे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के बाद टेस्ट करना यानी इंटीग्रेशन टेस्ट. कस्टमर के डेवलपर के साइड पे चेक करना यानी अल्फा टेस्ट. कस्टमर के साइड पे चेक करना यानी बीटा. और कस्टमर के एनवायरनमेंट में चेक करना, कस्टमर का एनवायरनमेंट चेक करना यानी सिस्टम टेस्ट. जब टेस्टिंग ओके हो जाए तो प्रोडक्ट डिप्लॉयमेंट पे आता है, देने में आता है. तो प्रोडक्ट पहले कस्टमर को डिलीवर करो. डिलीवर करने के बाद उनको हाउ टू यूज, उसका सपोर्ट और ट्रेनिंग दो. जैसे आप टीवी लेते हो तो घर पे आता है ना टीवी फिट करने के लिए, यस और नो? यूज करके बताता है, रिमोट के बटन समझाता है आपको. एसी लो तो एसी फिट करके देता है, रिमोट समझा देता है, सब होता है कि नहीं? दैट इज कॉल्ड एज अ सपोर्ट और ट्रेनिंग. और आखिरी में क्या लो? फीडबैक. अब ये वॉटरफॉल मॉडल में एक बड़ी दिक्कत है. वॉटरफॉल म्हणजे धबधबा. धबधब्यामध्ये कधी खाली आलेलं पाणी वर जाऊ शकते का परत? नो. धबधब्यामध्ये खाली आलेलं पाणी परत वर नहीं जाऊ शकत. वाटरफॉल में भी वही दिक्कत है. अगर आप कम्युनिकेशन से प्लानिंग में चले गए तो आप प्लानिंग से वापस कम्युनिकेशन में नहीं आ सकते. मतलब कम्युनिकेशन फेज अगर एक बार कंप्लीट हो गई और आप यहां से यहां चले गए, इसका मतलब अब कम्युनिकेशन पे आप फिर से वापस नहीं जा सकते. जब प्लानिंग आपने कर लिया है, यहां से यहां चले गए, तो अब आप प्लानिंग पे वापस मीन सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आज आप जा सकते? फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों? ओनली फॉरवर्ड. तो ये जो टेक्निक है ये वाटरफॉल मॉडल इसको बोला जाता है. और वाटरफॉल मॉडल बड़ा ही फॉल्टी मॉडल है. फॉल्टी मॉडल क्यों है? उसका रीजन ही ये है कि ह्यूमन बीइंग तो अपन तो गलतियां करने का अपना हक है ना. तो अगर मुझे यहाँ पे रहते वक्त अगर ये याद आ जाए की अरे कम्युनिकेशन मधून माझ्या हातातून एक टॉपिक सुटला तर मला वापस जाता यायला पाहिजे की नाही? यहाँ नहीं जाते आता. तो फिर वाटरफॉल मॉडल सच में गुड ऑप्शन है क्या? नहीं है. तो पहली फेज हम कम्युनिकेशन करते हैं. कम्युनिकेशन होने के बाद कम्युनिकेशन में जितना काम हुआ ना उसको टेस्ट करके देखते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया.
कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। जब आंसर पॉजिटिव आते हैं तो आगे बढ़ते हैं। प्लॅनिंग होने के बाद फिर से एक बार टेस्ट करते हैं, काही सुटलं तर नाही ना प्लॅनिंग करताना, काही चुकलं तर नाही, मग पुढे जाईल मॉडेलिंग। क्यों बार बार चेक कर रहे हम, कोई छूटा तो नहीं, कुछ चुक गया तो नहीं, वाई? क्योंकि हम रिवर्स नहीं जा सकते। क्योंकि हम रिवर्स नहीं जा सकते। फिर कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। एडवांटेज ये है कि ये एक लीनियर अप्रोच है, और कभी भी लीनियर अप्रोच में काम किस तरह से किया जा सकता है, सिस्टमॅटिक एंड सिंपल। 1.5 मिनिटांनी रिकनेक्ट व्हाल, कारण सेकंड मॉड्यूल सुरू होईल। ये किसी भी साइज के प्रोजेक्ट के लिए ओके है। छोट्या प्रोजेक्ट साठी पण हे मॉडेल सुटेबल आहे, मोठ्या 10 लाख लाईनच्या प्रोजेक्ट साठी पण सुटेबल आहे। क्वालिटी वर्क करता येते कारण तुम्ही स्टेप बाय स्टेप पुढे जाता। हर चीज आप गाइडलाइन के हिसाब से कर सकते। मॉडल बड़ा ही सिस्टमैटिक और सिंपल है, उसमें कोई ड्रॉबैक नहीं है। ड्रॉबैक एक ही चीज में है कि आप वापस नहीं जा सकते। अच्छा, ये कोण समजाएगा? फ्लॉचा अर्थ होतो एरर। एरर खूप इझिली आणि लवकर सापडतात म्हणते, का बरं? तुम्ही प्रत्येक स्टेजला टेस्ट करून पाहताय ना, काही सुटलं का, काही चुकलं का, हर स्टेज को कर रहे ना आप। यस तो आपको लगता नहीं क्या उस स्टेज का प्रॉब्लम वही के वही पता चल जाता फिर? यस यस। हाँ, 1 मिनिटानंतर रिकनेक्ट व्हाल, पण डिसएडव्हान्टेज आहे, जास्त आहे डिसएडव्हान्टेज। रियल लाईफ मध्ये खरंच ही सिस्टीम पॉसिबल आहे का? नाही, कारण रियल लाईफ मध्ये वेळोवेळी चेंजेस येतात, तुम्हाला मागे पुढे जावं लागतं। रियल लाइफ में फिर ऐसे चेंजेस आए तो ये मॉडल में तो चेंजेस कर नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, फिर क्या क्रिएट हो जाता है? कन्फ्युजन। जनरली ऍज अ डेव्हलपर आपण तर नाही चुकत, पण मला सांगा, मी 2015 मध्ये ते SRS बनवलं। SRS बनवून 2-4 दिवस झाल्यावर कस्टमरनी येऊन मला सांगितलं तर की अतुल सर, ते मॅनेजमेंट मॉड्यूल मध्ये एक गोष्ट सांगायचंच विसरलो, तिथे ते ऍड करून द्या ना। आता ही माझी चुकी होती का? कोणी तो चेंजेस अलाउड है क्या फिर? नाही। म्हणजे कधी भरपूरदा बघा, कस्टमर पण काही गॉड नाही आहे ना, कस्टमरला पण आपल्या चुका वेळेवर आठवतात। म्हणजे फॉर एग्जांपल, जनरल कस्टमर इज नॉट अ फुल प्रूफ पर्सन, वो तो आपको टाइम टू टाइम चेंजेस बताते ही रहता है। तो चेंजेस अगर कस्टमर बताता है तो अपने को पीछे जाना नहीं पड़ेगा क्या? अरे तू आपण साधा ड्रेस शिवायला टाकतो, तो दुसऱ्या दिवशी अजून फोन करून सांगतो, नाही नाही ते हाईट लेंथ तेवढीच ठेवा, यस और नो? यस। इतनी छोटी चीज में अपन उसको टेलर को बार बार परेशान करते। ये तो इतना बड़ा 10 लाख लाइन का सॉफ्टवेयर है, कस्टमर कितनी बार चेंजेस बताता होगा, है की नाही? मग वॉटरफॉल मॉडेल मध्ये तर हे सगळं पॉसिबलच नाही ना, म्हणून हा चांगला नाहीये मॉडेल। इसमें एक और प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का जो वर्किंग वर्जन हम जिसको बोलते हैं ना, वो आखिरी में दिखाई देता है यूजर को, पूर्ण बनल्याशिवाय। मधात काही डेमो पाहता नाहीये। कस्टमर म्हणतो ना कधी कधी की डेमो दाखवा, इथे डेमो नाही दाखवतायत। डेमो केव्हा दाखवताय तो माहित आहे का? पूर्ण प्रॉडक्ट बनल्याच्या नंतर फायनल डेमो। मग तो फायनल डेमो नाही आवडला कस्टमरला तर आता काहीच नाही राहिलं ना आपल्या हातात। आता काही करू शकतो का सगळं बनल्यावर? नो। तुम्ही म्हणाल मग बाकी मॉडेल्स असे आहेत का सर कि जहां हम मतलब एक डेमो जल्दी देख सकते? बिल्कुल है, उसको प्रोटोटाइप मॉडल बोलते। प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप यानी बड़े वर्जन का एक छोटा स्केल डाउन वर्जन, उसमें आप पहले ही देख सकते हैं कि क्या बन सकता है। जसं बघा ना, आजकाल घर बनायच्या आधी 3D डिजाइन बनवून मिळते है ना? यस सर। पूरे कलर के साथ मिलता। ये इस तरीके से पूरा कलर के साथ। अब आपको यही से पता चल जाता, ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ है ना, ये अपना घर है, ऐसा दिखेगा। आता हे घर बनलं का खरंच? नो। बनने के पहले ही पता चल रहा है ना। यस सर। तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप, तो एक प्रोटोटाइप नाम का मॉडल आता है जिसमें ऐसा डमी वर्जन बनाया जा सकता है।
जिससे अपन कस्टमर से रिव्यू करवा सकते हैं कि उसको पसंद है कि नहीं। नहीं है। तो इसमें तो ऐसा कुछ होता ही नाही वॉटरफॉल में. मग सांगा, घर बांधून झाल्यावर तुम्हाला नाही आवडलं तर काही सोल्युशन आहे का? नो. नाही. बरोबर आहे. तर आपण विहिरीत उडी टाकायची नाही, तर ज्याने घर बांधलं तेरा धंधा बंद. त्याला ढकलायचा है ना, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ नहीं बचा अभी. तो ये इस मॉडल का प्रॉब्लम है. अब ये मॉडल का अप्रोच लीनियर है. आपको ऐसा नहीं लगता क्या? अब मान के चलो मॉडलिंग वाले को हमने 10 दिन का समय दिया था. 20 दिन हो गए लेकिन मॉडलिंग वाले का काम हुआच नाही. 10 चे 20 दिवस झाले पण मॉडलिंग वाल्याचं काही काम नाही झालं. झालंच नाही. तर मग त्याच्याच्यानी कोण लटकला पुढे? कोडिंग वाला. कोडिंग नहीं हुआ तो टेस्टिंग लटका, फिर डिप्लॉयमेंट. मतलब इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेज. एक लटक गया तो आगे के सभी लटक गए. सभी अटक जाते. तो आप बोलोगे सर ये तो बट नेचुरल है, ये दूसरे भी मॉडल्स में होता होगा. नहीं होता. मैं आपको दिखाता हूँ एक मॉडल. इस मॉडल में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है और तीनों हिस्से ऐसे पैरेलली बनते हैं. अब इसमें इधर का एकादा हिस्सा लटक भी गया तो इधर लटकता क्या? नो. नो. तो कुछ मॉडल ऐसे है जिसमें एखादे स्टेज लटकने से उतने ही एरिया में प्रॉब्लम होता है. पूरा प्रोडक्ट लटकता क्या? नो. लेकिन वाटरफॉल में बड़ी दिक्कत है. एखादी स्टेज डिले हो गई तो आगे के पूरे स्टेज डिले होते हैं. इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेट. क्या बोलते हैं इसे? ब्लॉकिंग स्टेट. हाँ, ब्लॉकिंग स्टेट अराइव हो जाते हैं. ये मॉडल पीछे जा ही नहीं सकते, तो ये चेंजेस के लिए फ्लेक्सिबल है क्या? नो. नो. और बहुत ज्यादा टाइम जाता है इस मॉडल में, पैसे भी जाते हैं. तो ओव्हरऑल बॅड चॉईस, राईट? येस सर. आता एक्झाम मध्ये क्वेश्चन्स काय येतात मग वॉटरफॉलवर? तर सगळ्यात पहिले येतं की एक्सप्लेन वॉटरफॉल मॉडल. बाद में आता उसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस. 3 क्वेश्चन बनते. 4 मार्क के लिए कुछ भी आ सकता. मैं शॉर्ट में इसको रिवाइज करता हूँ और अगले मॉडल की तरफ चलता हूँ. शॉर्ट में मतलब 2 मिनट. ये कैसा अप्रोच है सिस्टमैटिक. और कैसा है? सिक्वेंशियल. सिक्वेंशियल. ये मॉडल फॉलो करने से क्या बन जाता है? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है. इस मॉडल में कौन से स्टेट आते हैं? पहला स्टेट आता है एनालिसिस. एनालिसिस का मतलब कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग. बाद में प्लानिंग भी आता है. इन्होंने यहाँ शॉर्टकट में नहीं दिया है, प्लानिंग भी आता है. प्लानिंग के बाद डिजाइन यानी ये मॉडलिंग वाला. फिर क्या आता है? कोडिंग एंड टेस्टिंग. और आखिरी में ये सपोर्ट यानी डिप्लॉयमेंट वगैरह. ये उसका एक लाइफ सायकल का सिक्वेन्स है. सगळ्यात पहिले रिक्वायरमेंट गॅदरिंग म्हणजे कम्युनिकेशन, मग त्याचं प्लानिंग, फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यानी मॉडलिंग, फिर कोडिंग को चेक करने के लिए टेस्टिंग, और फिर प्रोडक्ट कस्टमर को देना यानी डिप्लॉयमेंट. ये इसकी स्टेप है. तो यहाँ पे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पूरे प्रोडक्ट बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं. एनालिसिस मॉडेल किस चीज के ऊपर फोकस करता? व्हाट टू बिल्ड. यस, काय बनवायचं आहे. आणि डिझाइन मॉडेल हाउ टू कैसे बिल्ड. बनाना है. हाँ, वो कैसे बनाना है. दिस इज ऑल अबाउट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. फिर आते हैं हम कंस्ट्रक्शन. इसमें हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग को चेक करने के लिए, टेस्टिंग भी टेस्टिंग. करते हैं. और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद बारी आती है प्रोडक्ट को देने की. तो प्रोडक्ट देना यानी डिलीवरी, यूज करने का ट्रेनिंग देना यानी सपोर्ट, और फिर सब कुछ सही हुआ कि नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि नहीं चेक करना यानी फीडबैक. इसके कुछ एडवांटेजेस है. लीनियर अप्रोच से आपका काम सिस्टमैटिक और सिंपल होता है. बड़े और छोटे दोनों टाइप के प्रोजेक्ट में ये काम आता है. अगर आपके पास सफिशिएंट समय है, कस्टमर को कोई, जैसे मेरे केस में मुझे जो ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था ना, मेरे ऊपर कोई टाइम प्रेशर नहीं था, क्योंकि मेरे ही स्कूल के लिए मैं वो सॉफ्टवेयर बना रहा. मेरे ऊपर टाइम प्रेशर था ही नहीं. उनको भी पता है कि अतुल सर खुद उनके क्या बोलते हैं, उनको भी स्कूल में टीचिंग करना पड़ता, बाकी काम है, ही इज बिजी. तो उनको पता था कि ये पर्सन 6 महीने एक्स्ट्रा लेगा. मुझे कोई टाइम प्रेशर नहीं था, तो मैं धीरे धीरे वाटरफॉल से काम कर सकता था. हर एक्टिविटी एज पर गाइडलाइन की जा सकती है.
प्रत्येक स्टेज नंतर टेस्टिंग करून पाहावं लागेल की ती स्टेज बरोबर झाली की नाही, है ना? यस सर। कारण तुम्ही मागे जाऊ शकता का परत? नहीं। नो। तो इसीलिए फिर एरर इजीली फाइंड आउट हो जाते हैं जल्दी जल्दी। डिसएडवांटेज क्या है कि रियल लाइफ में कस्टमर कभीच एक साथ पूरी चीजें नहीं बता सकता। मी पण जेव्हा 6 महिने बनवायला घेतले असेल ना, तर मधामधात मला मॅनेजमेंट कडून खूप फोन आले की अतुल सर ये इसको थोड़ा ऐसा करो, ये ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करो। तो जब जब कस्टमर चेंज बताएगा तो मुझे पीछे जाके बदलना पड़ेगा ना। यस सर। तो वाटरफॉल में तो वो अलाउड ही नहीं है। वाटरफॉल में चेंजेस से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ, और ये सेंटेन्स के ऊपर ध्यान दो। कस्टमरला सगळ्या गोष्टी ऍट ए टाइम सुचतच नाही। तो 2 महिन्यांनी तुम्हाला जुनं एखादं बदलायला सांगू शकतो आणि ते ऑब्वियस आहे, त्याचा राग करण्यात काही अर्थ नाही। ठीक आहे, मी सांगितलं ना, आज टेलरला जसा ड्रेस शिवायला लावला, उद्या आपणच फोन करून सांगतो, नहीं ते अर्धा इंच अजून मोठाच घेशील, है ना? तो इतनी छोटी चीज अगर हम दूसरे दिन में बदल जाते हैं, 10 लाख का कोडिंग क्या अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि कस्टमर ना बदले? तो इसमें वो चेंजेस करना नेचुरली पॉसिबल नहीं है। और एक प्रॉब्लम है, इसमें आप आपके प्रोजेक्ट का डमी वर्जन जल्दी से बता सकते हैं क्या कस्टमर को कि घर बनने के बाद ऐसा दिखने वाला है? No. नो। पूरा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, फिर कस्टमर को पसंद नहीं आया तो क्या करोगे, है ना? सो एक तो अपने को कूदना पड़ेगा कुएं में, नहीं तो उसको ढकेलना पड़ेगा। नॉट पॉसिबल। जर एक पण स्टेज लटकली तर पुढच्या पूर्ण स्टेज लटकतात, बरोबर है? Yes, sir. Yes. इसको बोलते हैं ब्लॉकिंग स्टेट का अराइवल होना। एक लटकलं तर पुढचं सगळंच लटकलं। बिलकुल फ्लेक्सिबल नाही आहे, खूप रिजिड मॉडेल आहे आणि वेळ पण जातो, आणि वेळ गेला म्हणजे पैसा गेला, बरोबर आहे ना? यस। सो समजलं का? कॉन्सेप्ट समजली का कसं बनते सॉफ्टवेयर वॉटरफॉल मॉडेल? यस सर। यस। इसी लेवल से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। अभी मेरे पास 7 मिनट, अभी जावा भी आज लेना था। अब कैसे रहता है यार, इतने मैंने काम लगा के रखे हैं मेरे पीछे। आता तुम्हाला सांग, मी सीबीएसई साठी बुक्स लिहितोय, तुम्हाला सांगितलं ना, काहीतरी ऍडव्हेंचर करत असतो मी। थांबा, आता म्हणजे माझ्या प्लॅनिंग मध्ये पण नव्हतं, मी पूर्ण प्लॅनिंग मध्ये होतो की तुमची बॅच आता 9 पर्यंत घ्यायची, पण त्या पब्लिशरचा मेसेज आला, एवढं काही ना काही येत राहते। पण जेव्हा तुम्ही तुमच्या करिअरच्या पीक मध्ये असाल ना, तेव्हा तुम्हाला समजेल कि जब अपनी डिमांड है तब अपन ने सब काम कर लेने चाहिए। यस और नो? यस सर। किसी चीज मतलब, मेरा तो, आप मुझे पर्सनली भी मिले होंगे ना कभी, जैसे कल ही आए थे साथ, जैसे जो लोग आए थे, मतलब मैं मेरे लाइफ के बारे में बहुत पैशन रखता हूँ। मतलब मैं कोई चीज ऐसे साइलेंटली कभी नहीं लेता, करना है जितना कर। 24 आवर में से मुझे 20 भी घंटे काम करना पड़े ना तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यही वो समय है हम कर सकते हैं। बाद में यहाँ से 10 साल बाद ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं बुक लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, है ना? तो देखिए कितने बजे मैसेज आया मुझे, ये बुक दिख रहा है क्या? बुक सब्जेक्ट का नाम। यस। यहाँ मुझे सीबीएसई के बुक लिखना है, कंप्यूटर के 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के। अब मुझे पता ही नहीं था आज है करके, इन्होंने डाला 7:31 के कि अतुल शेयर द लिंक। अभी मेरे से बड़े हैं तो मुझे अतुल ही बोलते हैं। मैंने उनको बोला कि 7:58 को भेजता। उनका रिप्लाई हो गया, इसका मतलब मुझे 8 बजे उस बुक का मैंने लिखे उसके 2-4 चैप्टर, अब उनको दिखाना पड़ता, फिर वो चेंजेस बताते, तो इसलिए 8 बजे मुझे रुकना पड़ेगा। लेकिन जावा आज के दिन स्किप करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मैं एक एडजस्टमेंट करके देता हूँ। कल का जावा भी हम डेमो में रखेंगे लगे तो, ठीक है? उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे अभी। लेकिन एक मॉडल मेरे पास 5 मिनट है तो मैं अगर आपको दूसरा मॉडल 2-4 मिनट में बताऊं ना, तो आपको थोड़ा कंपैरिजन समझ में आएगा कि वाटरफॉल के अलावा क्या ऑप्शन है ना? तो देखिए, इंक्रीमेंटल मॉडल दुनिया का सबसे फेमस मॉडल है और मुझे भी बहुत पसंद है। तुमच्या कॉलेजला आपण कोणते कोणते मॉड्यूल देणार होतो सांगू? एक ऑनलाईन ऍडमिशनचं, बरोबर आहे? Yes, sir. यस सर। दुसरं स्टुडंट अटेंडन्स, तिसरं स्टुडंट फी, चौथं स्टुडंट एक्झाम, काल एक अजून वाढवलं लायब्ररी, मग टीचर सॅलरी, टीचर अटेंडन्स, असे मॉड्यूल देणार होतो।
तुम्हाला नाही वाटत का एवढं सगळं बनवायला 6-7 महिने लागतील? Yes, sir. यस लगेंगे. तो फिर कॉलेज को ये बोलना कहाँ तक सही है कि 6 महीने बाद प्रोडक्ट दूंगा? अरे 6 महीने में तो दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, फिर आधे सेशन में से ऑनलाइन एडमिशन लेंगे क्या कॉलेज वाले? नाही. No. अजून एक उदाहरण, मी जर सपोज तुम्ही कोणाकडून 1 लाख रुपये घेतले, आता तो वापस मागत आहे, तुम्ही म्हणाल 2 वर्षांनी माझ्याकडे जमा होते मग देईल. इज इट गुड? तो सोल्यूशन है. सोल्यूशन क्या है पता है क्या? इंस्टॉलमेंट में देंगे ना अपन, जितने जितने आए उतने तो देते जाएंगे. मग मला सांगा, एवढ्या सगळ्या मॉड्यूल मध्ये कॉलेजला सगळ्यात पहिले गरज ऑनलाइन एडमिशनच्या मॉड्यूलची पडेल ना? Yes. तो फिर आप उतने सबके पीछे लगो ही मत ना. आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग सिर्फ काय का करो? Admission. ऑनलाइन एडमिशन का. प्लानिंग भी सिर्फ काय का करो? Online admission. Admission. मॉडलिंग भी उसी का, कोडिंग टेस्ट भी उसी का, डिप्लॉयमेंट भी उसी का. तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल देंगे अपन इंक्रीमेंट 1 में? Admission. इससे 2 फायदे हो गए. अपना काम छोटा छोटा हो गया और कॉलेज को एक तो मॉड्यूल मिल गया ऑनलाइन एडमिशन का, और Yes. उसके लिए हार्डली आपको 1 महीना लगा होगा. फिर ये मॉड्यूल होने के बाद आपने क्या करना? दूसरे मॉड्यूल के पीछे लगना. पूरा एक साथ मत करो. अभी दूसरा मॉड्यूल सपोज हम दे देते हैं ऑनलाइन एडमिशन के बाद, चलो फीस का स्टूडेंट के, फिर एग्जाम का, तो ये जो आप स्टेप बाय स्टेप दे रहे हो उनको क्या बोला जाता है? इंक्रीमेंट्स. मतलब पूरा आप एक साथ दे रहे कि स्टेप बाय स्टेप दे रहे? Step by step. हाँ, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान दीजिए. अगर मान के चलिए कि प्रियंका पहले मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रही है, वो काम उसने 3 दिन में खत्म कर दिया, तो वो बैठी रहेंगी कि वो दूसरे मॉड्यूल के रिक्वायरमेंट की तरफ जाएंगे? दूसरे मॉडल के यस. आप देखिए ना, ये पहली डिलीवरी खत्म होने के बाद दूसरी साइकिल शुरू हो गई कि पहली खत्म होने के पहले ही दूसरी शुरू हो गई? यस. मतलब कैसा है, प्रियंका मास्टर अगर है रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, तो उसका पहला मॉड्यूल का रिक्वायरमेंट गैदरिंग की फाइल उसने आगे भेजने के बाद वो तो फ्री हो गई, तो वो काय का रिक्वायरमेंट गैदरिंग शुरू कर देंगी? सेकंड मॉडल. वो खत्म होने के बाद तीसरे थर्ड मॉड्यूल. मॉडल. थर्ड का. ऐसे. तो अब हम प्रोडक्ट एक साथ दे रहे कस्टमर को कि स्टेप बाय स्टेप दे रहे? Step by Step by step. step. दिस इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल. आपको नहीं लगता क्या ये मॉडल वाटरफॉल से अच्छा है? Yes, sir. Yes. हाँ. sir. अब आपको समझ में आ रहा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट. आपके प्रोग्रामिंग स्किल कितने भी अच्छे रहे, लेकिन ये नॉलेज नहीं रहा तो आपको वो प्रोग्रामिंग स्किल इंप्लीमेंट करने का मौका ही नहीं मिलेगा. समजत आहे की नाही समजत आहे सगळं? समजत आहे.